नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। दिल्ली में 70 विधानसभा के लिए डाले जा रहे वोट आज, और दिल्ली में वोटिंग को लेकर पारा हाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फर्जी वोटिंग का आरोप, बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया गया है और केजरीवाल ने डाला वोट। इस समय की बड़ी खबर, 70 विधानसभा सीटों को लेकर आज दिल्ली में वोटिंग जारी है। वोट डालने के बाद बोले केजरीवाल, दिल्ली के लिए जो काम करेगा जनता उसे वोट देगी। केजरीवाल, प्रियंका गांधी ने डाला वोट। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी वोट डाला है। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन ने मतदान किया। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली चुनाव में मतदान किया है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार इमरान हुसैन ने किया मतदान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी वोट डाला है। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। दिल्ली में तमाम पोलिंग बूथों के बाहर वोटर्स की कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं दिल्ली की जनता अपने मत का इस्तेमाल भी कर रही है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन्होंने रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश भी की है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो अलग अलग 2,696 लोकेशन पर है। वोट डालने के बाद आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि वे बाहर आएं और दिल्ली के विकास के लिए अपना वोट डालें। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने ये बातें कही, जो दिल्ली के लिए काम करेगा उसे जनता का वोट मिलेगा। आपको बता दें कि अब देखना होगा कि इस बार दिल्ली में बाजी कौन मारता है। हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? अब तक कितना प्रतिशत वोटिंग हो चुका है? लगभग 35% वोटिंग हो चुका है और ये बहुत निराशाजनक है स्थिति दिल्ली के लिए कि अभी तक जो सबसे पढ़ा लिखा क्षेत्र माना जाता है वहां पर केवल 35% ही वोटिंग हो पाई है। कुछ इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उसमें जरूर थोड़ी सी वोटिंग हुई है। बाकी जगह जो है बहुत कम वोटिंग देखने को मिल रही है माधवी। और हालांकि सारे ही नेता अपने अपने समर्थकों से, अपने वोटर से ये अपील कर रहे हैं कि वो निकलें और वोट डालें, लेकिन अभी तक जैसा माना जा रहा था कि अच्छी वोटिंग होगी वो इस बार नहीं हो रही है। तो ये तो वोटिंग का है। और दूसरी बात यह है कि कई जगह शिकायतें मिल रही हैं। मनीष सिसोदिया ने शिकायत की है और भी नेता हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें वोट डालने में दिक्कत हो रही है। तो ये अभी तक कुल मिलाकर के दिल्ली की वोटिंग की स्थिति है। जी माधवी। जी सर, और सलीमपुर में मतदान के बीच में हंगामा हुआ है, आखिर क्या मामला है? जो माधवी, केवल सलीमपुर का नहीं, कई जगह का मामला है। कई जगह से शिकायतें आ रही हैं जहां ये कहा जा रहा है कि वोट नहीं डाला जा रहा है। कहीं ये भी शिकायतें आ रही हैं कि जो वोटर आए हैं उनके पहले वोट पड़ गए हैं। तो इस तरीके की शिकायतें मिली हैं कुछ जगहों पर। कुछ शिकायतों का सत्यापन होकर के उसमें निराकरण भी हो गया है। लेकिन ये जो वोट ना डालने देना या वोट ना होना या कोई और वोट डाल गया, ऐसी शिकायतें दिल्ली में इस बार देखने को मिली है माधवी। जी राजीव जी, और इस समय क्या देखने को मिल रहा है दिल्ली में? आखिर कौन बाजी मार सकता है दिल्ली में? कांग्रेस क्या किंग मेकर बनेगी या आम आदमी पार्टी फिर से सरकार में आएगी? माधवी, ये कहना तो पूरी तरीके से हाइपोथेसिस से होगा कि कौन बाजी मारेगा, क्योंकि अभी तो पोलिंग चल रही है और अब तो ये दिल्ली के मतदाताओं के हाथ में है कि वो किसको अपना सरताज बनाना चाहते हैं। फिर से आम आदमी पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपना चाहते हैं या बीजेपी को सुनते हैं या कांग्रेस को फिर से वापस लेकर के आते हैं। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि इस बार के जो चुनाव हैं काफी कांटे के चुनाव रहे हैं और सभी लोग, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी में बहुत ज्यादा खलबली है
और वोटर्स को लेकर के वो चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा वोट डालें ताकि उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाए। जी राजीव जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या के मिल्कीपुर में वोटिंग जारी है। विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर डाले जा रहे वोट। अयोध्या की मिल्कीपुर में वोटिंग जारी है। सपा एजेंट को बाहर निकालने का आरोप। बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा ने बीजेपी पर लगाया आरोप। मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जी वोट करवा रही है। सपा ने बूथ संख्या 287 पर ईवीएम खराब होने का भी दावा किया है। सांसद अवधेश प्रसाद ने एसडीएम पर लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। एसडीएम और भाजपा नेता खुद बूथ पर डलवा रहे फर्जी वोट। सपा आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद का बीजेपी प्रत्याशी चंद भानु पासवान के बीच उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सुबह से ही वोटिंग जारी है और यहां वोटिंग के बीच हंगामा भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पुलिस और प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए मिल्कीपुर में मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर उनकी जांच करने का भी आरोप लगाया है। सपा ने अपनी शिकायत में बुर्के हटाकर जांच करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए क्योंकि मिल्कीपुर में पुलिस मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। और अखिलेश ने मांग की है कि ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्यवाही भी की जाए। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने तो एसडीएम पर फर्जी वोट डालने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा एसडीएम फर्जी वोट डाल रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता अकेले 6 वोट डाल रहे हैं। सांसद ने बताया कि उन्होंने ऑब्जर्वर को 200 कॉल लगाए, सामने से आश्वासन मिला लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है। वैसे तो विधानसभा की इसी एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, पर इसे जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश ने आर पार की ठनी है। दोनों नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस चुनाव के नतीजे का यूपी चुनाव पर असर हो सकता है। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। 10 सालों से सत्ता से बाहर समाजवादी पार्टी वापसी के लिए अब बेताब है, जबकि बीजेपी फैजाबाद की हार का बदला लेने के लिए चुनाव में उतरी है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में योगी और अखिलेश की ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है और दोनों ही नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। देखना होगा कि इस बार सपा और बीजेपी में से कौन भारी पड़ता है। आपको बता दें कि सपा ने भाजपा पर कई आरोप भी लगाए हैं। महिलाओं का बुर्का हटाने का भी आरोप लगाया है। महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग करने का आरोप सपा ने भाजपा पर लगाया है और यहां वोटिंग के बीच में हंगामा भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पुलिस और प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए मिल्कीपुर में मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर उनकी जांच करने का आरोप लगाया है और सपा ने अपनी शिकायत में बुर्के हटाकर जांच करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग की है। वहीं सपा यह भी कह रही है कि बीजेपी फर्जी वोट डलवा रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चुनाव मिल्कीपुर की महान जनता बनाम योगी बाबा की सरकार का चुनाव हो गया। योगी बाबा की सरकार को जनता का भरोसा नहीं था। उन्हें भरोसा था कि अपने अधिकारियों पर दबाव डाल करके हम फर्जी वोट डला करके और जो अयोध्या जनपद की पार्लियामेंट्री सीट जीत गई है। समाजवादी पार्टी भाजपा की नाक कट गई है। नाक को बचाने के लिए मिल्कीपुर के चुनाव एन केन प्रकारेण
ये जीतना चाहते हैं, कालिख लगा है उसको देश के सामने कालिख मिटाना चाहते हैं, कटी नाक जो है उस पर मरहम लगाना चाहते हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, चुनावी माहौल कैसा है? लोगों में क्या खास उत्साह देखा जा रहा है मिल्कीपुर में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें दोपहर 1 बजे तक तो 45% से के आसपास मतदान हो चुका है मिल्कीपुर में, जिसे उपचुनाव को देखते हुए एक ठीक ठाक मतदान कहा जा सकता है। तो आप ये कह सकती है कि लोग जरूर घरों से निकल रहे हैं, बहुत भारी संख्या में फिलहाल भले ना हो, लेकिन उपचुनाव को देखते हुए और ये आंकड़ा शाम होते होते जब होगा तो 55% और उससे थोड़ा कम थोड़ा अधिक रहने की पूरी उम्मीद है। तो ऐसे में इसे एक ठीक ठाक मतदान बिल्कुल कहा जाएगा। जहां तक प्रत्याशियों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा यहाँ पर मुकाबला है। 10 प्रत्याशी कुल मैदान में है और 10 प्रत्याशी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभानु पासवान जो पहली बार चुनाव किस्मत आजमा रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में, और अजीत पार्टी जो अवधेश प्रसाद के कह सकते कि बेटे हैं, और अवधेश प्रसाद वही शख्स हैं जो पहले यहाँ से विधायक रहे थे, अब वो वर्तमान में फैजाबाद से सांसद है। तो सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मिल्कीपुर में होने जा रहा है। जी, और योगी और अखिलेश के लिए तो ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है, वहीं अब जनता का रुझान किस तरफ देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जनता जनार्दन ही सर्वोपरि, जनता जनार्दन ही इस बात का फैसला करेगी कि मिल्कीपुर का विजेता कौन होगा। और जैसा मैंने बताया कि लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं, ठीक ठाक वोटिंग अब तक हुई है। थोड़ी देर में भी जब 3 बजे के आंकड़े आ जाएंगे तो इससे और स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से जनता जनार्दन आगे बढ़ के यहाँ पर वोट डाल रही है। समर्थन की अगर बात करें तो 2017 के चुनाव में यहाँ से इस सीट से बीजेपी विजयी रही थी, लेकिन 2022 में अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते थे। तो ये कह सकती है कि बराबर का मुकाबला है, तगड़ा मुकाबला है। भले ही 10 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मेन मुकाबला यह रहने वाला है। और इसलिए भी मिल्कीपुर की सीट काफी अहम हो जाती है, क्योंकि जिस फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में मिल्कीपुर की सीट आती है, वहीं पर अयोध्या की सीट भी आती है, जहां पर राम मंदिर प्रतिष्ठित है। और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अयोध्या की सीट हार चुकी है समाजवादी पार्टी के हाथों, तो बीजेपी की प्रतिष्ठा काफी हद तक दांव पर है कि अगर वो मिल्कीपुर का चुनाव जीतती है तो एक नया संकेत, एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए फैजाबाद में होने जा रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक और बल मिलेगा और वो ज्यादा बड़े तरीके से हमलावर होगी बीजेपी पर। जी आनंद, तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। आगे और भी खबरें जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के पावन संगम में पुण्य की डुबकी लगाकर पूरी दुनिया को एकता का संदेश दिया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। पावन डुबकी लगाने से पहले प्रधानमंत्री ने भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दिया और इस दौरान वह रुद्राक्ष की माला का जप करते हुए भी नजर आए। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की आराधना करते हुए उन्होंने पावन डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना भी की। संगम में उतरने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले आस्था के साथ जल को स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और फिर सूर्य को अर्घ्य दिया और तर्पण भी किया। संगम स्नान के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी किया। काले कुर्ते और भगवा पटके और हिमाचली टोपी पहने प्रधानमंत्री मोदी ने वैदिक मंत्रों और श्लोकों के बीच संगम त्रिवेणी में अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फूल और लाल चुनरी अर्पित की। इसके बाद उन्होंने संगम स्थल पर तीनों पावन नदियों की आरती भी उतारी। वहां मौजूद तीर्थ पुरोहित ने उनका टीका लगाकर अभिनंदन भी किया। तेरह जनवरी से प्रयागराज में जारी महाकुंभ में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंच रही है। अब तक 37 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम नगरी पहुंचकर आस्था की पवित्र डुबकी लगा ली है। जिस हिसाब से मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 दिनों तक
चलने वाले इस आस्था के महापर्व में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंच के डुबकी लगा लेंगे। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति धनखड़ से लेकर भूटान के नरेश तक आस्था की डुबकी इस महाकुंभ में लगा चुके हैं। बरेली में महाकुंभ पर विवादित बयान देकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुल्तान बेग फंस चुके हैं। शेरगढ़ थाने में भाजपा नेता वीरपाल सिंह ने सुल्तान बेग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें पूर्व विधायक सुल्तान बेग पर धर्म विशेष की भावनाओं से खिलवाड़ करना और मुख्यमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। सपा नेता सुल्तान बेग ने कहा था कि महाकुंभ को शमशान बना दिया गया है, वहां पर घोर अव्यवस्थाएं हैं, जबकि सपा सरकार में वहां काफी व्यवस्थाएं की गई थी। पूर्व विधायक के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आधार बनाकर भाजपा नेता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो लीपापोती में लगी पड़ी है। हकीकत यह है कि इन्होंने कुंभ को शमशान बना दिया पूरा, कोई व्यवस्था नहीं। आज भी अव्यवस्था, मतलब इतने पे भी कोई सबक नहीं। अभी आगे फिर शाही स्नान होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? दोबारा ये घटना ना हो, ऐसी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, हमारा कहना है ये। और खुदा ना खास्ता करी दोबारा घटना हो गया तो पूरी दुनिया में मतलब ये कि योगी जी का मुंह काला हो जाएगा। काला तो हो ही गया और काला हो जाएगा। सरकार में, समाजवादी सरकार में भी तो हुआ था, कुंभ हुआ था, और उसका इंतजामिया कोई हिंदू नहीं था, कोई तलकदारी नहीं था। आजम खान उसके प्रभारी थे। आजम खान ने पूरा इंतजाम किया। एक घटना नहीं हुई कहीं, एक आदमी कोई नहीं मरा, एक जगह कहीं आग नहीं लगी, यहाँ 3-3 जगह आग लग जा रही। तो ये तो सारी चीजें हैं, वो लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी। हकीकत ये है कि सरकार हर मामले में फेल है। लॉ एंड ऑर्डर वो बेकार इनका, शिक्षा के मामले में कुछ कर नहीं रहे, विकास के मामले में कुछ कर नहीं रहे, स्वास्थ्य के मामले में कुछ कर नहीं रहे। आप बताइए मुझे, अभी मैं किसी पार्टी के कोई नेता का नाम नहीं लेना चाहता, बरेली के अंदर यहाँ 40-40 साल से एमपी रहे हैं लोग, और एक जीटीआई नहीं बनवा सके सरकारी। दूसरी, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान करने गए लापता श्रद्धालु का शव 5वें दिन शिनाख्त के बाद जनपद बहराइच पहुंचा। शव को लेने पहुंचे परिजन फफक कर रो पड़े। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखा गया है। शव के ऊपर 60 नंबर का टैग लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि हरदी इलाके के औराही गांव से 55 लोगों के साथ सोहन भी मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए प्रयागराज गए हुए थे, जहां 28 तारीख की रात में हुई भगदड़ में सोहन की मौत हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद 5वें दिन सोहन का शव मोतीलाल नेहरू मॉर्चरी में मिला है। बेटे राजेश ने बताया कि प्रयागराज से शव लेकर आए हैं और शव मिलने के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बागपत से प्रयागराज महाकुंभ श्रद्धालुओं से भरी बस जा रही थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही बस सैनी कोतवाली क्षेत्र के कछुआ चौराहे के पास नेशनल हाईवे 2 पर पहुंची, तभी बस के ड्राइवर को नींद आ गई। इससे बस अनियंत्रित होकर आगे चल रही अज्ञात ट्रक से टकरा गई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। आसपास रह रहे लोग भागकर घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने इसकी जानकारी सैनी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सैनी पुलिस मौके पर पहुंच गई। सड़क हादसे में ड्राइवर बस में ही फंस गया था और जिसको पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला है और सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर कछुआ में भर्ती कराया गया है, जहां से कुछ घायलों को सीएचसी सिराथू रेफर किया गया है और जहां पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है। में 15 लोग का उपचार भर्ती करके किया गया है। बाकी कुछ मरीजों का बिल्कुल माइनर चोट थी, उपचार करके चले गए हैं। अभी हमारे अस्पताल में 6 लोग हैं जिनको भर्ती की भी जरूरत है। बाकी चलते फिरते स्टेबल पेशेंट हैं। तो वो अपने बस में 55 लोग थे, बागपत से संगम के लिए जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो बस ट्रक से टक्कर हो गई, उसके बाद यहाँ पर लाए गए। हम और हमारी टीम ने पूरा उपचार किया सभी लोगों का। कोई मरीज रिफर नहीं किया गया, सभी को यहाँ उपचार कर दिया गया है। कुछ पेशेंट हैं जो एक्सरे के लिए सिराथू बेस के करा दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सभी का उपचार सही ढंग से चल रहा है।
डॉक्टर नीरज सिंह, अधीक्षक ट्रामा सेंटर नरसिंहपुर कछुआ। महाकुंभ में व्यवस्थाओं और घटनाओं को लेकर तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजम खान के नाम की चर्चा इन दिनों हो ही रही है, लेकिन इन सब के बीच उनको रामपुर की अदालत से एक बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल 18 साल पुराने एक मामले में स्थानीय अदालत ने पुनः विवेचना के आदेश दिए हैं। कोर्ट का यूं आदेश उस समय आया है जब आजम खान सीतापुर की जेल में रहकर कई मामलों की सजा काट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सत्ता परिवर्तन के बाद मुश्किलों से घिर गए थे और उन पर जब कानूनी शिकंजा कसना शुरू हुआ था तब एक के बाद एक लगभग 100 से अधिक मुकदमे उन पर जनपद के कई अलग अलग थानों में दर्ज कराए गए थे। इन्हीं मुकदमों में से कई मामलों में उनको कोर्ट दोषी भी ठहरा चुका है, जबकि कई प्रकरण अभी भी न्यायालय में प्रचलित हैं। यही कारण है कि सजा मिलने के बाद कानूनी दावपेच के चलते उनकी विधायकी भी जा चुकी है। फिलहाल अब उनसे जुड़े 18 साल पुराने एक मामले की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल मुलायम सिंह यादव की वर्ष 2006 की सरकार में सपा नेता आजम खान कैबिनेट मंत्री की हैसियत में थे और उस दौर में उन पर आरोप लगा था कि उनके प्रभाव के चलते गंज थाना क्षेत्र के सजनी नगर में मौजूद एक फैक्ट्री को चंदा न देने की एवज में गिरवा दिया गया था, लेकिन वह इतने प्रभावशाली मंत्री थे कि उस दौरान पीड़ित पक्ष की किसी ने भी नहीं सुनी थी। के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था और ये अभियोग सन 2006 में पंजीकृत हुआ था। पुलिस के द्वारा तत्कालीन जो विवेचक रहे हैं उनके द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान वादी के द्वारा दिए गए प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकृत करते हुए अग्रिम विवेचना के आदेश दिए गए हैं। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अग्रिम विवेचना प्रारंभ की जा रही है और संकलित साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बरेली कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल के फीमेल मेडिकल वार्ड में एक अज्ञात महिला लगभग 4 माह की बच्ची लेकर आई और वार्ड के अंदर बच्ची को छोड़कर फरार हो गई। मेल मेडिकल वार्ड के कर्मचारियों ने जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर अलका शर्मा और जिला अस्पताल मैनेजर पूजा को सूचित किया। कर्मचारियों ने अस्पताल के अंदर उस महिला की तलाश की। उस महिला का कोई पता नहीं चला है। जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर अलका शर्मा ने कोतवाली प्रभारी अमित पांडे और जिला अस्पताल की चौकी इंचार्ज को महिला द्वारा बच्ची को छोड़ जाने की सूचना दी। फिलहाल पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। जो एक फीमेल औरत अज्ञात महिला थी जो कोई एडमिट नहीं थी, किसी के साथ नहीं थी, वो आई अपने बच्चे को यहाँ रख के और जा रही थी तो एक औरत ने उसे टोका कि तुम कहाँ जा रही हो? हम डायपर लेने जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं बच्चे को लेने। उसके बाद से वो महिला को कोई अता पता नहीं है, वो बच्चे को छोड़ के जा चुकी है। हमने आगे टीम को इन्फॉर्म करा दिया है, जैसे वो बच्चे को लेने आ रहे हैं, जैसे हम हैंड ओवर समथिंग 6 महीने का बच्चा होगा, वो लड़की है वो। किसको सूचना दे दी आपने? जी हमने आगे कोतवाली को इन्फॉर्म कराया, कोतवाली ने आगे हमारे बच्चों को जो बच्चों को लेके जाती है उनको इन्फॉर्म करा चुकी है। यूपी के कन्नौज में नगर के एक इंटर कॉलेज में अराजक तत्वों ने धावा बोलकर उपद्रव किया। डंडे बेल्ट व कुर्सियां चली, जिससे विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। मारपीट में प्रबंधक समेत 4 शिक्षक और कर्मी घायल हो गए हैं। प्रबंधक ने 6 युवकों को नामजद करते हुए अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। मोहल्ला गणेश चौधरी स्थित उत्कर्ष अकादमी शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज के प्रबंधक बिरजेंद्र सिंह ने बताया कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव के दौरान बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए कुछ बाहरी अराजक तत्व आए थे। छात्रों से किसी बात को लेकर इन युवकों से कहासुनी हो गई। इसके अराजक तत्वों ने मारपीट शुरू कर दी। कौन लोग थे ये लोग? मोहम्मद थे सब। क्यों मारा पीटी की? बदतमीजी करने के अंदर प्रोग्राम चल रहा था। हाँ, किस चीज का प्रोग्राम चल रहा था? किस विद्यालय में? अच्छा, फिर लड़ाई होगी। कितने लोग थे वो लोग? लगभग 70-80 लोग होंगे। कितने लोगों को चोटें आई हैं? 5-6 लोग चोटें आई हैं। 5-6 लोग। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ आए हो? थाने में आए हैं हम लोग। विवाद किस लिए हुआ? तो बच्चे थे, लड़ाई हो गई बच्चों तो बाहर की हम लोगों ने तो हमने समझा कि लोग अंदर घुसाए और लड़ाई कर दी। डंडा पत्थर सब लेके आए बाहर से। क्या बजे की घटना? घटना है लगभग 4 बजे की घटना, शाम 4 बजे।
बात करेंगे मैनपुरी की, जहां दिन प्रतिदिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोर रात के अंधेरे में गाड़ियों को अपना निशाना बनाते हैं। शहर में काफी समय से चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। चोर रात के समय गाड़ियों से आते हैं, समय का फायदा उठाकर घरों के बाहर से खड़ी ई रिक्शा से बैटरियों की चोरी करते हैं। शातिर चोर वैगनार गाड़ी पर सवार आते हैं और बैटरियों की चोरी करके मौके से फरार हो जाते हैं। बीती रात में 3 ई रिक्शा को अपना निशाना वो बना चुके हैं। चोरी की घटना का पूरा मामला घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र का है। पुलिस सीसीटीवी की फुटेज खंगाल कर शातिर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। खबर चंदौली से है, जहां नेशनल हाईवे 19 पर एक अनियंत्रित ट्रेलर ट्रक बस से टकरा गई। बस में महाकुंभ प्रयागराज श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस उछलकर पलट गई। हादसे में मौके पर ही 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 2 बच्चे समेत कुल 12 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल ने मौके पर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घायलों को दर्जनों एम्बुलेंस का सहायता से अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है और पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर थाने भिजवा दिया है। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से आरटी चंदौली के पास एक ट्रक ने एक बस को टक्कर मारी और जिसमें करीब 12 लोग हमारे पास घायल अवस्था में लाए गए। इसमें 5 पुरुष 5 महिलाएं और 2 बच्चे थे और 2 उसमें सीरियस थे, जिनको एक पुरुष एक महिला, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। और जो जानकारी प्राप्त है उसके हिसाब से 2 महिलाएं अलग से वहीं पे मृत हो गई थी, जिनको शव को पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।